नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन ई। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, आपको ये दिखाया गया यहाँ पे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आपको पता है ना वाटर कलेक्ट होता है। अब उसका एक रेट गिवन, आपको कहा गया कि रेन वाटर जो कलेक्ट हो रहा है वो किस रेट पर हो रहा है, एट द रेट ऑफ 30 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड में जो है वो कितना वाटर कलेक्ट होता है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। पहले बताओ ये चीज क्लियर, ठीक है। फिर आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो ये पूछा गया है, what will be the equation formed if the volume of water collected in x second is taken as y सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपल सी बात है, आपने ये कहा कि क्वेश्चन में गिवन है 1 सेकेंड में कितना वाटर कलेक्ट होता है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं आपसे पूछूं x सेकेंड में कितना वाटर कलेक्ट होगा, तो आप 30 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इट मीन्स 30x सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मैं इस x को नंबर में चेंज कर दूं, अब आपसे आगे क्या पूछा गया, ऑल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 2 आवर। पहले तो 2 आवर को आप किस में चेंज करोगे, सेकंड में। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 होते या नहीं होते। इसका मतलब जहां x सेकंड था वहां पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3600 सेकेंड। तो जहां x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3600 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्लियर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। व्हाट वी विल हैव, 32 जा 60 इंटू 3600 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको कुछ नहीं करना, 36 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3 21। तो फाइनल आंसर विल बी 216 और 30 123 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्लियर, क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये पूरा हो गया हमारा। फिर राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो आपने जो इक्वेशन बनाई थी, आपकी जो इक्वेशन बनी थी यहाँ पर, जो आपकी इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, आपको कहा गया था x सेकंड में y सेंटीमीटर क्यूब, x सेकंड में y सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपकी इक्वेशन बनी थी कुछ इस तरह से बनी थी। अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूँ तो यही बनेगी ना भाई, 1 सेकंड में अगर 30 सेंटीमीटर क्यूब है तो x सेकंड में कितना होगा, 30x। और क्वेश्चन में जो वाटर कलेक्ट हुआ है, जो ये वाटर कलेक्ट हुआ वो किसके इक्वल है, y के। तो आपने कहा कि y इक्वल टू 30x। पहले बताओ ये क्लियर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, सारे वेरिएबल एक तरफ होने चाहिए, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब। तो देखो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, ये मैं आपको बता, ये इसमें एरर है, ये मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको, ये 000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा पहले तो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये आपने पढ़ा भी था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कोई डाउट, ठीक है। आपकी जो इक्वेशन बनी है वो बनी है 30x इक्वल टू y। इक्वेशन कैसे बनी समझ में आ गया ना। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि 1 सेकंड में कितना वाटर कलेक्ट होता है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो x सेकंड में कितना कलेक्ट होगा, आपने कहा 30x सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्वेश्चन में एक आ गया कि जो वाटर कलेक्ट हो रहा है वो किसके इक्वल है, y के। तो यहां से आपने इक्वेशन बना दी, इट मींस y इज इक्वल टू 30x। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें इक्वल टू में क्या होता है, 0। तो आप अगर या तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 30x माइनस वाई इक्वल टू 0। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, y माइनस 30x इक्वल टू 0। पर आइडियली हम क्या करते हैं, पहले x वेरिएबल फिर y को लेते, तो इसलिए x के साथ आपने y को रखा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। सेकंड पार्ट क्लियर, क्लियर है सबको, ठीक है। आगे देखो थर्ड पार्ट, हाउ मच वाटर विल बी कलेक्टेड इन 60 सेकेंड। अब तो बहुत ही सिंपल है भाई, 1 सेकेंड में कितना कलेक्ट हुआ था, 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो 60 सेकेंड में कितना कलेक्ट होगा, सिंपल सी बात है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1800 सेंटीमीटर क्यूब हो गया क्वेश्चन। फिर हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कलेक्ट 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना टाइम लगेगा 900 क्यूबिक सेंटीमीटर कलेक्ट करने, समझ में आ गया। तो अब देखो सिंपल सी बात है, जब आप ये वाला पार्ट करोगे तो कहने से दैट आपका क्या था, y इक्वल टू कितना था, 30x था ना। y यहाँ पर क्या शो कर रहा है, y शो कर रहा है कितना वाटर कलेक्ट हुआ, यानी कि y यहाँ पर वॉल्यूम को शो कर रहा था। तो आपने कहा पुट y इक्वल टू 900 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 30x इक्वल टू y। ये एग्री करते हो। और x यहाँ पर क्या था, हमारा टाइम लिखा था ना हमने, x सेकेंड। आपको टाइम निकालना है, तो x की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन 30। क्वेश्चन में y क्या है, वॉल्यूम। अब यहाँ पर कितना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ, कितना वाटर कलेक्ट हुआ है, 900। तो y की जगह क्या आ जाएगा, 900।
तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x 900/30, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 30, तो 30 सेकेंड। ठीक है, तुम्हारा आंसर है गुड। चले आगे, नेक्स्ट केस स्टडी है आपकी, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं पहले। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, देखो फर्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन है, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, सेम वर्ड। As shown in the village of Surya, there was a big pole PC. बिग पोल पीसी का मतलब आपको एक फिगर गिवन है, देखो जो ये पोल की बात हो रही है वो इसकी बात हो रही है। जब वो पोल की बात कर रहा है, देखो ये आपका पोल है, ये पीसी, समझ में आ रहा है? दिस इज द पोल, दिस इज द पोल, ये पी है आपका पॉइंट और ये आपका पॉइंट क्या है, सी। पीसी समझ में आ गया, पोल किसको कहा जा रहा है, ठीक है। ये आपका पॉइंट पी है और ये आपका पॉइंट क्या है, सी। तो जिस पोल की वो बात कर रहे हैं वो ये वाला, ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, नेक्स्ट पार्ट एक आ गया आपको क्वेश्चन में। As shown in the village of Surya, there was a big pole PC. This pole was tied with a strong wire of 10 meter length. इस पोल को आपने एक वायर से बांधा हुआ और वायर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। अब जो वायर की बात हो रही है वो ये है, अगर मैं वायर, ये वायर है, ये दिस इज द वायर, और वायर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आगे आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, Once there was a big spark on this pole. अब इस पोल में क्या हुआ, स्पार्किंग हुई। Thus wires got damaged very badly. Okay. Any small fault was usually repaired with the help of a rope, which normal board electricians were carrying on bicycles. This time electrician need a staircase. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन को एक staircase की जरूरत है, और staircase की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर staircase की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। वायर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। कुछ समझ में आ रही है बात, इस चीज पे ध्यान देना। सो दैट इट कैन रीच एट पॉइंट पी, कहने का मतलब ये है, ये उसने स्टेयरकेस लगा दिया, दिस इज द स्टेयरकेस, ये क्या है, स्टेयरकेस। अब क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि ये 10 मीटर गिवन है, तो एक चीज तो क्लियर होगी, ये और ये साइड इक्वल, ये क्लियर हो गया, ठीक है, गुड। आगे क्या कहा गया, देखो क्वेश्चन में, आगे ये कहा गया आपको, so that it can reach at point P on the pole and this should 60 degree with line AC। और ये जो स्टेयरकेस है आपका वो AC के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। कैन सी दैट, ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है आपका वो कितना है, 60 डिग्री। क्वेश्चन सारा क्लियर, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, शो दैट ट्राइंगल APC एंड BPC आर कॉन्ग्रुएंट। देखो भाई, ट्राइंगल APC, ये हो गया ट्राइंगल APC, इसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये हो गया ब्लैक कलर से शो कर देता हूँ। ये देखो, ये हो गया आपका ट्राइंगल APC। पहले बताओ ये क्लियर, PC वाला पार्ट कॉमन है, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर वैसे अलग से दिखा देता हूँ, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल जो है आपका वो BPC, BPC वाले को मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ, ये रहा BPC, और यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। कह रहे हैं सही दर, देखो ये पोल है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। पहले बताओ इसी से एग्री करते हो, भाई स्ट्रेट पोल है तो बेस पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोनों ही ट्राइंगल कैसे है, राइट ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का क्राइटेरिया क्या होता है, RHS। वेरी गुड, क्या होता है, RHS। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, आपने लिखा इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC, ये क्लियर, ठीक है। सबसे पहले देखो एंगल 1 एंगल 2, मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय ईच 90 डिग्री। अब राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसको क्या कहते हैं हम, हाइपोटेन्यूज। तो ये भी हाइपोटेन्यूज,
और इस रेक्टेंगल के अपोजिट साइड ये भी हाइपोटेन्यूज, दोनों इक्वल है 10 मीटर 10 मीटर। तो आपने कहा एपी इज इक्वल टू बीपी ईच 10 सेंटीमीटर, ये क्लियर? ठीक है। एनी अदर साइड, पीसी कॉमन है तो पीसी इक्वल टू पीसी, तो ये हो गया आर, ये हो गया एच और ये हो गया एस। ये क्यों इक्वल है यहाँ पे पहले आप मेंशन करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेंशन करोगे कि ये क्या है, कॉमन है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसका मतलब क्या, दैट ट्राइंगल APC is congruent to triangle BPC. Reason RHS. फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब आपको कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये x है, ये x है, बहुत इजी है भाई। ये कितना है 90, ये कितना है 60, तो ये निकल ही जाएगा आपका। तो आप कैसे लिखोगे इसको, आपने कहा इन ट्राइंगल APC, ये एंगल 1 है, इसको एंगल 2 ले लो, इसको एंगल 3। मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जो एंगल 1 है आपका वो कितना है 90, एंगल 2 हो गया आपका x, एंगल 3 हो गया आपका 60, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। और रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 150, तो ये कितना आ गया आपका 30। तो ये भी हो गया पार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल y। अब बताओ कैसे करो, एंगल y कैसे हो? थोड़ा जोर से बोलो। आपको ये फाइंड करना है, देखो ये वाला एंगल, ठीक है, और आपको पता है ये वाला एंगल मेरा 90 है। पहली बात, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये भी आपको पता है। अगर ये 60 है तो मैं बोलूं ये भी 60 होगा, मानते हो? आपने कहा हेयर एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B बाय CP CT होगा। तो ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री। तो सिंपल सी बात ये है, जैसे आपका x आ गया, x हमारा 30 डिग्री आया था, ठीक है। फिर आपने कहा कि भैया एंगल x जो है एंगल y के इक्वल हो, क्या तो आप ऐसे कर सकते हो भाई, ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है आपके, एंगल x और एंगल y। और ऐसे नहीं करना तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे कर लो कि ये दोनों क्या हो गए CP CT से। क्योंकि जब आप कोई चीज करते हो उस वक्त आपके दिमाग में क्या आता है, हाँ। अब देखो जब पहले मैंने किया था तो मैंने x और y को CP CT कर रखा है, क्योंकि भाई एक बात बताओ ना, ये तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 क्या है कॉरस्पॉन्डिंग, तो बाकी का जो रिमेनिंग एंगल है वो भी तो कॉरस्पॉन्डिंग हुए। अब तो डायरेक्टली x इक्वल टू y कर दो, या दूसरा क्या है आपका वो एंगल है एंगल B के इक्वल है बाय CP CT, तो एंगल B जो है आपका वो भी कितना हो गया 60। अब देखो ये 60 ये 90, तो ये अपना भी दोबारा कितना आ जाएगा 30। दो मेथड है करने, समझ में आ गया या दोबारा बताओ? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। फिर आपको कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PPC, ले ये निकालना तो था ही। अब हमने निकाल लिया, पहले हमने यही निकाल दिया कि एंगल B किसके इक्वल आएगा 60 के, तो दोनों ही क्वेश्चन हो गए आप, हो गई केस स्टडी क्लियर? ठीक है। इसमें आप लोग हाथ खड़े कर गए हैं कि सर ये नहीं हुआ, चलो जिसको भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। क्वेश्चन ये है आपका, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाइल डस्टिंग अ मेड फाउंड अ बटन हुज अपर फेस, देखो ये बटन है, हुज अपर फेस इज ऑफ रेड कलर, इसका अपर फेस तो क्या है रेड कलर का, ठीक है। द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर आइडेंटिकल सर्कल, ये दिखाई दे रहे छोटे छोटे सर्कल व्हाइट व्हाइट कलर से, इनका जो डायमीटर 1/4 है
ऑफ द डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल, जिसका रेडियस कितना है 16। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो लार्जर सर्कल का डायमीटर होगा वो 32 होगा, 16 इंटू 2 32 सेंटीमीटर, मानते हो? तो एरिया ऑफ, तो स्मॉलर सर्कल का जो डायमीटर होगा उसको आप स्मॉल डी ले लो। तो स्मॉल डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/4 ऑफ कैपिटल डी है। तो ये हो गया 1/4 ऑफ 32, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ये इसको R1 स्क्वायर कर लो, यहाँ आपने आर किया ना, इसको R1 कर, ठीक है? या इसको कैपिटल आर कर दो, क्या कर दो? कैपिटल आर। तो यहाँ से जो रेडियस आएगा आपका वो कितना आएगा? स्मॉल आर। तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, ये क्लियर? पाई की वैल्यू क्या? 22/7। ये हो गया 4 इंटू 4, कुछ कैंसिल होगा नहीं, 4 4 जा 16, 22 को 16 से करो, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 और 3 35, ये क्लियर? 352 से 7 को डिवाइड कर दो, क्या होगा? 7 5 जा 35, 2 कैरी करोगे, डिवाइड होगा नहीं, तो 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले यहाँ पर 0 आएगा, फिर आएगा डेसिमल, ठीक है? क्लियर हो गया? अब क्या होगा? 7 2 जा 14, 10 में से 4 गया 6, 0, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56, ये डिवाइड तो होना नहीं, 50.28 भी लिखोगे तो बहुत है। समझ में आ रहा है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करना जरूरी होता है, वहां तक करके आप सीधा कह सकते हो कि जो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल होगा वो ई स्मॉलर सर्कल होगा 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओगे यहाँ तक? फर्स्ट पार्ट क्लियर? फिर आपको कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, ये भी सिंपल है। क्या करोगे आप? पाई, इसकी रेडियस को हमने कैपिटल आर कहा था, तो मैं लिखूं पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7, और ये कितना हो जाएगा? 16 इंटू 16। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप लार्जर सर्कल का, देखो स्मॉलर सर्कल का क्लियर हो गया 50.28 आएगा, स्मॉलर सर्कल का क्लियर हो गया 50.28 आएगा आपका। और जब लार्जर सर्कल का एरिया आप निकालोगे तो 32 आपका क्या था? वैसे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है इसका रेडियस, अगर आपको ध्यान हो 16 गिवन है ना, ये सब लिखने की भी जरूरत है, सीधा लिखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या? 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आएगा, ये बात क्लियर है? 16 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 256 को 22 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 256 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 5632। कितना आएगा? 5632। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 256 इंटू 22, 256 इंटू 22, 5632। क्लियर है? ठीक है। अब 5632 को जब 7 से डिवाइड करोगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, देखो 7 8 जा 56, ये क्लियर? तो यहां से फिर कैरी क्या होगा? 3, 3 पर तो जाएगा नहीं, जब 2 डिजिट हम एक साथ कैरी डाउन करते हैं तो पहले तो 0 आता है, फिर क्या आएगा? 7 4 जा 28, 32 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 4, फिर यहाँ आएगा 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डेसिमल। 7 5 जा 35, 40 माइनस 35 कितना? 5। अब ऑलरेडी आप डेसिमल ले चुके तो एक 0 आप कैरी कर सकते, और 7 7 जा 49। अगेन मैंने क्या कहा था कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकालना जरूरी। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या है? नेक्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। पहले आपको पता है क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? देखो, नो, ये सर्कल है, ठीक है? एक सर्कल को अगर आप इक्वली डिवाइड करोगे तो उसके 4 हिस्से होते हैं, और ये जो 4 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ क्वाड्रेंट वर्ड आ जाए तो सिंपल सी बात हमेशा याद रखो कि 4 चीजों की बात हो रही है, ठीक है? तो आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, जैसे मान लो आपको एक एक पार्ट का एरिया निकालना है इसका, तो पूरे सर्कल का तो 1/4 ही है ये। तो जब भी क्वाड्रेंट का एरिया निकालना होता है तो एरिया किसके इक्वल होता है? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? अब स्मॉलर सर्कल का एरिया तो हम निकाल ही चुके हैं, क्या आया था? 58.28 आया था, ये देखो।
स्मॉलर सर्कल का जब आपने एरिया निकाला था वो कितना आया था 50.28, इसको 4 से डिवाइड कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपने क्या कहा, आपने कहा रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या था 1/4 पाई आर स्क्वायर। पहले तो एरिया समझ में आ गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पाई आर स्क्वायर वाला जो पार्ट है ये सेम वही है जो अभी आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 50.28। 50.28 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो जब आप 50.28 को 4 से डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट 4 1 जा 4, राइट? तो 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, 0 आपका कैरी डाउन हो जाएगा। देन 4 2 जा 8, तो 10 - 8 कितना हो जाएगा 2, डेसिमल आपका एज इट इज चला जाएगा, ये 2 कैरी डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। देन 4 5 जा 20, तो 22 - 20 ये हो गया 2, 8 कैरी डाउन हो जाएगा, तो 4 7 जा 28, तो आंसर क्या आ जाएगा 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर कहानी? ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लैक कलर रीजन। अब इस क्वेश्चन में आ रहा है ब्लैक कलर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, समझ आ रहा है? ब्लैक कलर रीजन की जब वो बात कर रहा है तो इसमें ब्लैक कलर रीजन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ब्लैक कलर रीजन से जो उसका मतलब है मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक कलर रीजन जो है आपका, अगर मैं यहाँ पर शेड करूं तो ये जो आपका रीजन है, इस बटन को छोड़ के बाकी सारा ये, तो पूरे सर्कल में से अगर मैं 4 बटन्स का 4 स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो ब्लैक कलर रीजन का एरिया आ नहीं जाएगा। ब्लैक कलर का मतलब ये है। मेरी बात हुई क्लियर? ठीक है भैया, आपको ये जो ब्लैक शेड कर रखा है इसका एरिया निकालना है। ये बटन यानी कि स्मॉलर सर्कल को छोड़ के बाकी सारा ब्लैक शेड है, ऐसे समझो आप। तो आप क्या कहोगे भाई, पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ लार्जर सर्कल -4 इंटू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कर दो तो बाकी का आ जाएगा ब्लैक कलर रीजन। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो जब आप करोगे इस क्वेश्चन को तो आप इस तरह से लिखोगे that area of black color region is equal to area of larger circle minus area of 4 smaller circle। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल आपने अभी फाइंड किया था, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल आपने अभी फाइंड किया था, ये आया था आपका 804.57 आया था। ठीक है, तो आपने एरिया ऑफ लार्जर सर्कल की जगह क्या लिखा 804.57, 4 इंटू एरिया ऑफ 1 स्मॉलर सर्कल कितना आया था 50.28, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 201.12, ये आ गया। और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, जब आप 804.57 में से इसको माइनस करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 603.545 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका सैंपल पेपर कंप्लीट। कोई डाउट? होगी सारी केस स्टडीज? ठीक है।